बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, उसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होगा, है ना। तो हमने परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये पढ़ लिया था। हृदय जो हार्ट होता है वो क्या काम करता है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य में 2 प्रकार का, देखो मनुष्य में तो 1 प्रकार का ही पाया जाता है, वो उससे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, है ना। लेकिन परिसंचरण तंत्र होता कितने प्रकार का है, होता है 2 प्रकार का, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र को क्या बोलेंगे हम, जैसे कोई नलिकाओं के थ्रू, जैसे कोई मैं बोलूँ घरों में पानी पहुंचाना है, या तो मैं उसको पाइपों के थ्रू पहुंचाऊं या उनको ऐसा ही खुला छोड़ दूं, तो क्या घरों तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जो बीच में आने वाले घर हैं उनमें भी वो जाएगा। पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, जिस घर में मुझे पानी पहुंचाना है उसी घर में मैं पहुंचा सकती हूँ। तो पाइपलाइनों के द्वारा शरीर में रुधिर का प्रवहन होना या स्थानांतरण होना बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है, और बिना नलिकाओं के द्वारा शरीर में रक्त का स्थानांतरण होना खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये चीज़ मैंने कल बता दी थी, पहले आप पार्ट 3 को देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट देखोगे तभी ये आगे वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो आज हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना रक्तदाब। क्या है? ब्लड प्रेशर। अपन बोलते हैं ना, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो वही आज हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्तदाब को क्या बोलते हैं अपन, हम ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं मतलब रुधिर जिन वाहिकाओं में बहता है उन वाहिकाओं में जो दाब, जो अपना हार्ट दाब उत्पन्न करता है, उससे रक्त हमारे शरीर में फैलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त वाहिकाओं पर और अधिक दाब लगता है तो उसे हम बोलते हैं हाई प्रेशर या ब्लड प्रेशर। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। देखो शिरा क्या काम करती है, शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर लेकर हृदय तक पहुंचाती है। मतलब ये अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर में बदलने का काम करती है ना, वहाँ तक ले जाती है। जबकि धमनियाँ क्या करती हैं, हार्ट से जो हृदय होता है ना अपना शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है, पंप करता है, तो ये धमनियाँ हृदय से लेकर शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं। तो शिरा और धमनियों का काम विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। रक्तदान का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्थ ने घोड़ों पर किया था, ठीक है। अब रक्तदाब के प्रकार, रक्तदाब कितने प्रकार के होते हैं, देखो सबसे पहले आता प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब क्या होता है, जैसे संकुचन क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना, ये होता है अपना प्रकुंचन दाब। हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। देखो फैलेगा, सिकुड़ेगा, अगर वो सिकुड़ेगा तो वहाँ पे वो आयतन कम हो जाएगा, अगर आयतन कम होगा तो रक्त का दाब बढ़ेगा और वो धमनियों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वापस से वो शिथिल होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, वापस उसमें रक्त बढ़ जाएगा, वापस सिकुड़ेगा तो धमनियों में चला जाएगा, तो इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है। क्या होता है, 120 mm पारा होता है। अनुशीतलन दाब, हृदय में शीतलन के कारण धमनी में रक्तदाब कम हो जाता है, इसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। देखो जब वो हृदय शिथिल हो जाता है ना, रक्तदाब शिथिल हो जाता है तो उसमें दाब उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वो शांत हो गया। अगर शांत हो जाएगा, शीतलन का मतलब होना शांत होना, है ना, एक स्थिति में ठहरना, ठीक है। इसका अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा ही होता है, जबकि उसका कितना था प्रकुंचन का, 120 mm पारा। अब पढ़ते हैं हम पौधों में परिवहन। देखो आपने सोचा है कभी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इनमें CO2 कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, खनिज पदार्थों को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कभी सोचा है आपने? 10th क्लास में आ गए हम, है ना।
तो आज हम वही पढ़ेंगे कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पादपों में परिवहन जैसे CO2, O2, लवण, खनिज, ये इनका परिवहन कैसे होता है ना। पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में CO2 जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है ना। किस किस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की आवश्यकता होती है। और ये पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? एक तो इनकी पत्तियां हरी की होती है, हरी होने का कारण है इसमें क्लोरोफिल होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसकी? सूर्य की उपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति में के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन्हें भोजन प्राप्त होता है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, जब मृदा में उपस्थित रहेंगे तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो रूट होगी वो मृदा में होती है, अंदर जमीन के अंदर। जो रूट के ऊपर जो रोम होते हैं ना, पतली पतली संरचनाएं देखी है आपने, जिनको बोलते हैं हम रोम, उन्हीं के द्वारा खनिज पदार्थों का अवशोषण कर जाइलम और फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर को धमनियों, अशुद्ध रुधिर को शिराओं द्वारा पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार पौधों में भी जाइलम, फ्लोएम द्वारा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। देख, पादप परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है अपना जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों एवं पुष्प आदि में पहुंचाता है। क्या काम करता है जाइलम? ये जो जड़ द्वारा जो अवशोषित लवण, खनिज लवण, मृदा, जो नाइट्रोजन गैसें वगैरह होती हैं, उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जल, खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब फ्लोएम ऊतक पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के, देखो मेरी बात सुनो, जाइलम क्या हो गया? जाइलम ने क्या किया? जाइलम जो जल अवशोषित खनिज लवणों का अवशोषण करेगी, किसके लिए करेगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज, जल, O2 की आवश्यकता होती है। तो ये जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचेंगे। पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण किया, भाई पत्तियों ने भोजन की व्यवस्था की, और ये फ्लोएम है जो वापस से पौधे के विभिन्न भाग तक भोजन को पहुंचा देगा। तो सब्जी लाने का काम किसका है? फ्लोएम का। एक तरह से सब्जी लाने का काम किसका है? फ्लोएम का, है ना। और खाना बनाने का काम किसका है? पत्तियों का, क्योंकि पत्ती जो लीफ होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। और भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। आ गया इतना समझ में? अब आता है जल परिवहन। जल परिवहन कैसे होता है? मृदा से जल अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। वही बोला, मूल यानी अपने हो गई रूट, और रोम जो उस पर बारीक बारीक तंतुनुमा संरचना होती है, उसी को हम बोलेंगे रोम। ओके, मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोम में प्रवेश करता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। देखो, उनमें प्रवेश कैसे करता? आयन जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेशित या ऋणावेशित आयनों में अंतर होने के कारण जो जल होता है, जो मृदा में जल होता है, वो मूल रोमों में प्रवेश करता है। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विस्तृत हो जाए। क्रमिक रूप से मतलब स्टेप बाय स्टेप उनकी जड़ों में फैल जाता है। जड़ में जाइलम और विस्तृत हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। ओके, अब देखो, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण हो गया। भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। हमने पढ़ा था जाइलम क्या करता है? खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियां भोजन का प्रकाश संश्लेषण कर फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक
पहुंचाया जाता है। लेकिन जो कुछ अदर पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा आदि, इनका परिवहन कैसे होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। विलेय पदार्थ मतलब बुले हुए पदार्थ, बुले हुए पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। यह वहन फ्लोएम नामक तंत्र द्वारा होता है, जो हमने आगे पढ़ा अभी, है ना, आगे पढ़ा। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल, अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की उपरमुखी या अधोमुखी दोनों शिराओं में होता है। समझ में आ गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण भोजन कैसे बनाते हैं, उनको खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं और भोजन को विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है। अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं के बाद जो अपना वर्ज्य पदार्थ होता है, जो इन्वेस्ट पदार्थ होता है, उन्हें हम उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ओके, शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जब सभी अंग जैसे वर्कक, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। वर्कक, मनुष्य में एक जोड़ी वर्कक पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं किडनी, ठीक है, इनको बोलते हैं किडनी, है ना, किडनी। मनुष्य में एक जोड़ी वर्कक पाए जाते हैं, ये दोनों किडनी, है ना। वर्कक उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित हो। कशेरुक दंड क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं कशेरुक दंड, ओके, दोनों ओर स्थित होती। वर्कक गहरे भूरे रंग एवं सेम के बीच की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वर्कक धमनी प्रवेश करती है और वर्कक शिरा मूत्र वाहिनी द्वारा बाहर निकलती है। वर्कक क्या होता है? किडनी देखिए आप लोगों ने, ऐसी होती है, ऐसे हो गए, ऐसे। इसका जो ये पिछला पार्ट होता है वो उभरा हुआ होता है और ये सेम के बीच के आकार की होती है। इन्होंने क्या, कशेरुक दंड के दोनों ओर, मतलब बीच में जो कशेरुक दंड होता है अपना, उसके दोनों ओर स्थित होती हैं। इन्होंने क्या, मतलब सेम के बीच के आकार की होगी और अंदर पिछला वाला भाग उभरा हुआ होगा और अंदर वाला भाग दसा हुआ होगा। तो ये अपनी हो गई किडनी, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मूत्र वाहिनियाँ, ये वर्कक से मिलकर मूत्राशय तक जाती हैं। वर्कक मतलब किडनी से मिलकर मूत्राशय तक जाती, इनकी भित्ति मोटी होती है। मूत्र वाहिनियों की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है तथा गुहा सक्रिय होती है। भित्ति तो मोटी होगी और गुहा क्या होगी? सक्रिय होगी। इनकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। कर्मानुकुंचन मतलब जैसे ऐसे झपकना, ऐसे झपकना, है ना। अगर ये बंद होगी तो वो मूत्र जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसे खुलते ही उस मूत्राशय में मूत्र भर जाएगा, वापस संकुचन होगा तो वो आगे मूत्राशय में चला जाएगा, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया? मूत्राशय। अगला आता है अपना मूत्राशय। ये उदर के निचले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियाँ आकर खुलती हैं, है ना। जो मूत्र वाहिनियाँ कर्मानुकुंचन गति करती है, उससे जो मूत्र आगे बढ़ता है वो किस में जाता है? मूत्राशय में जाता है ना। इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय आशय भी कहते हैं। अब आता है मूत्र मार्ग। मूत्राशय, मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय का मूत्राशय में गया और मूत्राशय से कहाँ आएगा? मूत्र मार्ग में। मूत्राशय का पश्चात छोर संकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया को मूत्रण कहा जाता है। देखो ये है अपना उत्सर्जन तंत्र। देखो ये अपनी जो ये होती है, ये किडनी होती है ना। इसे बाह्यवर्कक और दाह्यवर्कक बोलते हैं। जो मैंने, ये एक ऊपर की ओर होती है, एक थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। और जो ये
बैकबोन होती है, इसके बीच की जो नली होती है इसको महाशिरा कहते हैं। ये अपना मूत्रमार्ग होता है, पतली नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे मूत्रमार्ग कहेंगे। ये अपना मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्रवाहिनियों से आके ये मूत्रवाहिनियाँ किडनी से आता है, यहाँ से ये मूत्रवाहिनियाँ हैं, ये मूत्रवाहिनियों द्वारा ये जो मूत्र होता है इस मूत्राशय में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे मूत्र मार्ग से होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम है। अब आता है वर्काणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक वर्कक में लगभग 10 लाख प्रति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। इनके अंदर बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है जिसे बोमन संपुट भी कहते हैं। बोमन संपुट के प्याला नुमा खांचे में रक्त की नलिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक बोमन संपुट को मिलाकर मेलपीगी कोश बनाता है। ये तो नेफ्रॉन होगी जो किसके अंदर पाई जाती है, किडनी के अंदर पाई जाती है। अब आता है अपना कृत्रिम वर्कक, मतलब कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वर्कक। उत्तरजीविता के लिए वर्कक सजीव अंग हैं। देखो कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वर्कक की सीमित, देखो ऐसे तो हमें भगवान ने बहुत अच्छे से बना के भेजा है। हमारे शरीर में ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो कहीं बाहर उपलब्ध नहीं है, है ना। हमारे शरीर में किडनी है, देखो किडनी क्या काम करती है हमारे शरीर में। वर्कक मतलब जैसे मूत्रवाहिनियों को किस सिचुएशन में आगे पहुंचाना, शरीर में इकट्ठा नहीं रहने देना, ऐसी चीज़ों में किडनी बहुत काम आती है ना। एक तरह छलने का काम करती है, लेकिन बहुत से लोगों में क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। तो आजकल एक कृत्रिम उपकरण मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई किडनी का उपयोग हो रहा है ना। तो ये कृत्रिम वर्कक को क्या बोलेंगे, जैसे आर्टिफिशियल किडनी, इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। संक्रमण के पश्चात वर्कक में सीमित रुधिर प्रवाह वर्कक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थों को संचित करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम उपकरण नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। ठीक है, ओके, ये अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने इस 6th चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप एक बार वीडियो को जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने नोट्स में हर एक चीज़ को आपको लिखवाया है, तो आप नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको हर वीडियो में इसीलिए बोल रही हूँ कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएंगे। और ये हमारी बोर्ड क्लास है, इसकी परसेंटेज बहुत मायने रखती है। ओके, आप वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में टाइप करना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।